हाय फ्रेंड्स। आपने पिछले दिनों में अगर ऑब्जर्व किया हो तो मिड कैप स्पेस जो है, मिड कैप इंडेक्स लार्ज कैप से ज्यादा तेजी से दौड़ा है और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब ऐसा क्यों होता है और कौन से मिड कैप स्टॉक्स आज की तारीख में अच्छे हैं, इस वीडियो में आज हम ये बड़े अच्छे से जांच पड़ताल करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो 10 सेकंड या 30 सेकंड की रील्स देख के सब कुछ समझना चाहते हैं, तो दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अगर सीरियस इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज आप अभी भी जाएंगे तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करूंगा। बाकी अगर सीरियस इन्वेस्टर हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी की वेल्थ क्रिएशन की टिप भी देने वाला हूं, जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि मिड कैप में अच्छे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो ये समझा जाए कि मिड कैप स्टॉक्स एक्चुअली होते क्या है। तो दोस्तों, निफ्टी में आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम टॉप से लेके नीचे की तरफ शेयर्स को जमाते हैं तो जो सबसे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर्स हैं वो टॉप 50 में आते हैं, जिन्हें हम निफ्टी 50 कहते हैं, जिनसे कि निफ्टी का इंडेक्स बना हुआ है। और उससे नीचे जब हम उतरते जाते हैं तो एक स्पेस ऐसा आता है जिसमें मीडियम साइज की कंपनीज होती है। और वो मीडियम मीडियम साइज की कंपनीज जो है उनको ही इकट्ठा करके कहा जाता है मिड कैप। और उससे बनने वाले इंडेक्स को कहा जाता है मिड कैप इंडेक्स। तो आज हम चल करके सीधा देखते हैं कि मिड कैप इंडेक्स में एक्शन किस तरीके का है और वहां प्रॉफिटेबल कंपनीज कैसे ढूंढे। सो दोस्तों, चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्क्रीन है इस पर आपको मिड कैप के लिए एक स्क्रीन बनाई हुई मैंने आपको दिखाई है। और ये वो मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि अपने 52 वीक से उसके लो से 10% ज्यादा है, यानी 10% मिनिमम ये ऊपर आ चुके हैं। तो इन्हीं में हमें ग्रोथ मिलेगी। और इस स्क्रीन के लिए जो मैंने क्राइटेरिया लगाया है वो देखिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन 20,000 करोड़ से कम हो, ताकि मिड मिड साइज की कंपनीज को हम पकड़ सकें। डेट टू इक्विटी रेशियो हम लेना चाहते हैं 0.3 से कम, और करंट रेशियो हम ले रहे हैं 1.5 से कम। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो आपका इंडस्ट्री से कम होना चाहिए। और डिविडेंड यील्ड कुछ ना कुछ होनी जरूर चाहिए। और प्राइस टू अर्निंग जो है वो 20 से नीचे होना चाहिए। ये हमने क्राइटेरिया लेकर के स्क्रीन क्रिएट की है। और अगर हम देखें इसमें हमारे पास में टोटल आए हैं 15 रिजल्ट्स। और ये वो क्रीमी स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला काम करते हैं कि हम इनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी जो है वो है दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, और उसकी प्राइस है 92। और आप ये देखेंगे कि ये 38% ऊपर है 52 वीक लो से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11 है, वो बहुत अच्छी बात है। और CMP बाई बुक वैल्यू भी कम है। डेट इक्विटी 0.01%, यानी टोटली ये डेट से फ्री है। और प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, जो अच्छी बात है। और करंट रेशियो भी दोस्तों अच्छी खासी पोजीशन में है। अब हम जरा देखें, ये जो टॉप 3 कंपनीज है, नेशनल एल्यूमिनियम, कैस्ट्रोल इंडिया और आदित्य एमसी AMC, इनको हम एक बार वर्कआउट करके देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाकी सारी कंपनीज को भी आपको एनालाइज करना चाहिए, पर हम एक बार टॉप वाली कंपनीज को एनालाइज करके देखते हैं। तो पहला जो हमारा टारगेट है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ये कंपनी दोस्तों करती क्या है, ये आप देखेंगे कि ये नेशनल मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन पे ध्यान देती है। अगर आपने कुछ दिनों पहले ध्यान दिया हो तो जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो ट्रेन्स है इंडिया में, आने वाले टाइम में वो एल्यूमिनियम बेस्ड बोगीज बनाने में इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। यानी कि अब जो ट्रेन्स के डिब्बे और उसके जो मेजर पार्ट्स बनेंगे वो एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज करके बनने वाले हैं। तो इससे एल्यूमिनियम में उछाल आने के पूरे चांसेस हैं, और उसका फायदा मिलेगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को। इसकी इसलिए ये स्पेस एक इम्पोर्टेंट स्पेस है। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए इसके कंपनी के स्टॉक पी जो है वो 11 है। और हमने कहा था 15 से नीचे का जो पीई होता है वो अच्छा होता है दोस्तों, बस बशर्ते कि कंपनी में दम भी होना चाहिए।
तो वो दम कितना है वो तो अभी हम देख ही लेंगे। तो स्टॉक पी 11 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है जो कि अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, और डिविडेंड यील्ड देखिए ये लगातार डिविडेंड देते जा रहे हैं और इनका 3.7% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड है। अगर हम बात करें इसकी डेट डेट की तो दोस्तों देखिए डेट टू नेट करंट एसेट्स यानी क्या होता है, ये नेट करंट एसेट्स क्या होते हैं दोस्तों, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको हम कहते हैं नेट करंट एसेट्स। तो ये शो करता है कि कंपनी की जेब में कितना पैसा है, मतलब कितना एसेट्स उसके पास है। उस तो डेट के मुकाबले में ये है बहुत ही कम। इसका मतलब नेट करंट एसेट्स अच्छे खासे हैं कंपनी के पास और डेट कम है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो डेट सिर्फ 105 करोड़ का है, और कंपनी के पास में अगर फ्री कैश फ्लो देखो तो दोस्तों फ्री कैश फ्लो 3000 करोड़ का है एवरेज फॉर लास्ट 3 इयर्स। नीचे हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर कंपनी को अगर आप देखेंगे इसमें तो जो कंपनी का पी रेशियो है दोस्तों वो आप देखिए किस तरह से बढ़ रहा है कि यहाँ 2021 में कंपनी ने बहुत बुरा वक्त निकाला था, फिर कंपनी का जो प्राइस टू जो है अर्निंग्स है वो बढ़ती गई, और ये यहाँ के बाद 2022 के बाद फिर से कंपनी की प्राइस मतलब जो अर्निंग है वो कम हुई है, लेकिन इसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये यहाँ स्टॉक के जो अर्निंग है यानी प्रॉफिट है वो क्यों कम हुआ है, और उसके बेसिस पर हम आगे का डिसीजन ले सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें एक बार जरा तो हमें समझ में आएगा कि सेल्स जो है कंपनी की 6000 करोड़ से सीधी पहुंच गई है दोस्तों आपके कितना 14000 करोड़, मतलब करीब करीब 2 टाइम्स के आसपास हो चुकी है। और प्रॉफिट जो है वो 1200 करोड़ से पहुंचा है 4500 करोड़, यानी 12 या 36 12 चौक 48, यानी कि प्रॉफिट हो गया है दोस्तों कितना 4 टाइम्स, जबकि सेल्स कितनी हुई है 2 टाइम्स। इसका मतलब मुनाफा बढ़ा है कंपनी का। तो वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 19% प्रॉफिट मार्जिन था, फिर उसके बाद वो चेंज होता रहा 15 16 25 और अब ये 32% के आसपास है। तो ये एक अच्छी बात है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है, एक भी साल ऐसा नहीं है जब इसने डिविडेंड नहीं दिया। दोस्तों जो कंपनी ईमानदार होती है और शेयर होल्डर्स के प्रति जागरूक होती है तो वो कंपनी डिविडेंड देना पसंद करती है, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और कंपनी प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है। और यहाँ आप देखें तो ईपीएस जो है वो इसका बढ़ा है 3.3 से और 9.0, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर कम हुआ था 0.74। तो ये हमें देखना होगा कि कम क्यों हुआ था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो 16% है और फिर 8% है, यानी ये जो डाउनफॉल आया है उसका या ये यहाँ से ये डबल हुआ और फिर आधा रह गया। इसका कारण ढूंढने के लिए हमें इसकी एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी जानना पड़ेगा। अगर हम यहाँ देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट को तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी में 2012 से लगातार इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, कैश आता जा रहा है कंपनी में, और इन्वेस्टमेंट भी ये लोग करते जा रहे हैं जिससे कि इनका कहीं ना कहीं रिटर्न ज्यादा आ सके। अब इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं वो भी देखना होगा। अगर हम देखें 280 डेज कन्वर्जन साइकिल है दोस्तों, बहुत लंबा है, बहुत लंबा कन्वर्जन साइकिल। मतलब कि आज अगर इन्होंने धंधे में 100 रुपए डाला तो वो वापस से पलट करके पैसा 120 या 150 होके इन तक पहुंचता है, उसमें 280 डेज लग रहे थे। पर खुशी की बात है कि ये 2012 का डेटा है और उसके बाद से देखो इन्होंने लगातार इम्प्रूव किया है, और ये अभी 39 डेज के आसपास का कैश कन्वर्जन है जो कि एक अच्छी उपलब्धि है इनकी। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये लगातार कैपिटल एम्प्लॉय मतलब जो पूंजी जहां से लगाई है, जहां से भी बैंक से या फिर शेयर होल्डर्स से पैसा लेके लगाया है उनको इन्होंने कितना मुनाफा दिया है। तो देखिए दोस्तों ये मुनाफा बढ़ रहा है लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है, यानी ये जो 13% था फिर 34 हुआ फिर 15 हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें सोच के समझ के डिसीजन लेना जरूरी है। और अगर आप देखें इसमें तो कंपनी के बारे में बेसिकली देखिए आप ये समझ सकते हैं कि अ, इसकी जो बाकी डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ये कंपनी की फिजिकल परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस है कि इन्होंने जो बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम होता है उसका प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 73 था और अब ये हो गया है 74.5
मीट्रिक टन। मेटल, एल्यूमिना, ये तीनों में इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। और उसके बाद ये प्रोडक्शन एंड सेल्स देख सकते हो कि अगर कंपनी का प्रोडक्शन ऐसा हुआ है तो सेल्स किस तरीके की है। और यहाँ आप देख सकते हो कि सेल्स में दोस्तों क्वार्टर 1 यानी फर्स्ट क्वार्टर में जो सेल्स थी वो थी 23, और उसके बाद 1.83 मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन। एंड उसके बाद में ये यहाँ से 3 हुई, ये हुई 2.73, यहाँ थोड़ी सी डाउन हुई, और उसके बाद में यहाँ पर वापस से Q4 यानी अभी जो लेटेस्ट 23 का Q4 गया है उसमें ये वापस से ग्रो किया है इसने। तो इसका मतलब सेल्स, लेटेस्ट सेल्स जो है वो बढ़ी है कंपनी की। और आप देख सकते हैं बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप भी देखेंगे तो टोटल इनकम देखें आप यहाँ से Q4, यहाँ से आप देखें तो पहले ये 14,479 थी आपके पास में 21-22 में, ये यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी है। और फिर दोस्तों यहाँ ये कुछ ये चीज क्योंकि क्वार्टर्स में है इसलिए आप इनको भी जब चारों क्वार्टर्स को ऐड करेंगे तो फिर टोटल इनकम यहाँ नजर आएगी। तो इनको इस तरह से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, बल्कि आप या तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें या फिर हमेशा ईयर टू ईयर कंपेयर करें। देखिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है जानना कि हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते टाइम या तो परफॉर्मेंस को क्वार्टर टू क्वार्टर करें, लेकिन उसमें एक चीज होती है कि उसमें सिक्लिकल्स आ जाते हैं। मान लीजिए जैसे किसी कंपनी, अब जैसे कोई पेंट बनाने वाली कंपनी है तो उसका नवंबर के आसपास का जो क्वार्टर है वो अच्छा जाता है, यानी Q3 के आसपास का क्वार्टर अच्छा जाएगा, जबकि Q1 या Q2 उसका अच्छा नहीं जाएगा, खासतौर पे Q2। क्यों? क्योंकि उस दौरान कंस्ट्रक्शन कम रहता है, पेंट कम होता है। सेम सीमेंट कंपनीज और स्टील कंपनियों का भी हाल है। तो सिक्लिकल कंपनीज में हमेशा एनुअल ग्रोथ को देखना जरूरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर देखो कि पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में कितना हुआ था, इस साल फर्स्ट क्वार्टर में कितना हुआ है। तो दोस्तों ये इसके फंडामेंटल्स थे। अभी एक बार जरा देखें हम लोग इसके टेक्निकल्स में, तो टेक्निकल्स में अगर हम जाके देखते हैं तो ये जरा कैसा है इसमें। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। और खास तौर पर अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज बाउंड चार्ट चल रहा है, और यहाँ पर एक प्राइस चैनल बना हुआ है जिस चैनल का टूटना, ब्रेकआउट होना ये बताएगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है। देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एक ये प्राइस चैनल बना दूं तो आप ये देख सकते हैं कि अभी प्राइस जो है वो इसके ऊपर वाले हिस्से में आने की कोशिश कर रही है। यानी अगर आप यहाँ ध्यान दो तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है सबसे पहले तो दो मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रहे हैं। यानी कौन कौन सा, एक आपका 180 डेज का मूविंग एवरेज और एक 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये अगर क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं एक बार। ये देखिए यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम का जो चार्ट है वो देख लीजिए, ये एक पैरेलल चैनल बनाया है, और ये प्राइस चैनल में आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरह से जिगजैग जिगजैग मूवमेंट कर रही है इस तरह से। और यहाँ आप देखोगे तो ये 180 डेज और 50 डेज की जो मूविंग एवरेजेस है वो क्रॉस कर रहे हैं आपस में। तो ये अगर प्राइस से नीचे क्रॉस करते हैं तो ये होता है दोस्तों एक बुलिश सिग्नल। अब इसके बाद में आप ये देखें कि इसमें प्राइस डायरेक्ट अप होना शुरू हो गई है। तो अब आपको ये कुछ दिनों तक हम वॉच करना है कि ये प्राइस इस लाइन को ब्रेकआउट करके और फिर यहाँ स्टे करे कम से कम कुछ दिनों तक। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अगर यहाँ काफी दिनों तक स्टे करती है तो ये एक तरह से अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी इसमें। और दूसरा ये है कि आप ये देखिए वॉल्यूम जो था वो पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट अब इस स्टॉक में बढ़ा है और वॉल्यूम जो है वो आप देखिए बढ़ता जा रहा है। सो इस हिसाब से भी मैं कहूंगा कि अगर ये यहाँ इस प्राइस चैनल को तोड़ता है, यानी कि करीब करीब 130 से ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर आप, और कंसिस्टेंटली क्लोज होता है तो फिर आपको ये रन अप ऊपर वाला देने के पूरे चांसेस दिखाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, लेकिन पहले यहाँ से कंफर्मेशन लेना जरूरी है, उससे पहले आप इसमें बाइंग डिसीजन मत लीजिएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, तो आप ये देखिए कि ये हमारा है नेशनल एल्यूमिनियम, नाल को भी बोलते हैं इस कंपनी को। तो पूरा पूरा नाम लेना तो बंद ही कर दिया। जैसे एंडरसन को लोग जैसे जय किशन को लोग जैकी बोलते हैं, इसी तरह से। सो दोस्तों अभी हम इसकी शेयर होल्डिंग पे आ गए हैं। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग इज जस्ट फाइन, आप देख सकते हैं
कि ये 51% के आसपास इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है, जो ठीक है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो 8% इसमें पैसा डाल रखा है, और 4% शेयर होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। और दोस्तों फॉरेनर्स ने इसमें 15-16% पैसा डाल रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फॉरेनर्स जब डालते हैं तो वो कुछ सोच समझ के बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही डालते हैं। दूसरा, 20% के आसपास यानी 19-20% के आसपास इसकी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, यानी कि जैसे आपके और हमारे लोगों के पास में। तो दोस्तों यहाँ से देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये अपनी शेयर होल्डिंग को कम करते हैं यहाँ से, या अपनी स्टेक को सेल करते हैं, तो दोस्तों फिर इसको लेने में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये शेयर होल्डिंग 50% से अबव रहती है, तो ये एक कंट्रोलिंग स्टेक है, जिससे कंपनी अपनी डिसीजन खुद ले सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है, तो अब ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इसमें किस तरीके का डिसीजन लेती है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको मैंने दिखाया है बेसिकली कि मिड कैप स्टॉक जो है उसकी रिसर्च किस तरह से की जाती है। अब हमने देखा कि इसमें और भी मिड कैप के स्टॉक्स थे, तो मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा होमवर्क करें, और जैसे रिसर्च मैंने करके दिखी दी है आपको, उसी तरह से बाकी के मिड कैप स्टॉक्स में रिसर्च करके और फिर अपने कंक्लूजन्स निकालें। खासतौर पे कौन कौन से में करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी आपको ना अगली रिसर्च जो करनी है वो करनी है कैस्ट्रोल इंडिया में, आदित्य एएमसी में, और राइट्स में। इन तीनों में दोस्तों रिसर्च कीजिए, और अपनी जो भी फाइंडिंग्स है वो मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट के रूप में लिख के मुझे दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, अच्छा रिटर्न कमाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए हिस्से की मेहनत मैं कर रहा हूँ, और आपके हिस्से की मेहनत आप करिए, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइए। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से मैं बनाता हूँ, और आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है। कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन हम लोग नहीं देते हैं कि आप ये खरीदिए, ये मत खरीदिए। ऐसा आप अपनी रिसर्च करके फिर डिसीजन लीजिएगा। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो कहने की बात है ही नहीं। आप सब्सक्राइब करिए तुरंत, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को दोस्तों लोगों तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आप कैसे शो करेंगे कि आप उनकी केयर करते हैं। तो अच्छे वीडियो जरूर शेयर करना आदत में डाल दीजिए अपनी में, आपको हमेशा अच्छा रहेगा उससे। नेक्स्ट ये है दोस्तों कि मैं आपको शुरू में कह रहा था एस्ट्रोलॉजी की एक टिप भी देने वाला हूँ। तो मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में दोस्तों थोड़ी सी रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। और जब रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपको आपकी कुंडली का 9th हाउस बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो किसी भी बर्थ चार्ट को अपने को बना के, और 9th हाउस की एनालिसिस आप किसी एस्ट्रोलॉजर से करवा लीजिए या खुद कर लीजिए। और फिर ये देखिए, अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, या फिर उसमें चंद्रमा या किसी शुभ ग्रह का, शुक्र का या किसी का प्रभाव है, तो दोस्तों आपको थोड़ी रिस्की स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर थोड़े डेंजरस टाइप के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, राहु केतु शनि या कुछ और मंगल है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर करिए इसे, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।